पीवीआर में बैठा हुआ था और एक सीट खाली थी। हाउसफुल शो चल रहा था। तो मुझे समझ में आया कि हर्ष क्यों स्टार है। तो ये जो कैरेक्टर था वही सिक्सर था सर। वो तो जो लिखा जिस तरीके से गया था, मेरी जगह मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको ये कह सकता हूँ, कोई भी करते, ऑफ कोर्स हर एक्टर का अपना एक टच होता है, बट कोई भी करते वो कैरेक्टर लिखा बहुत स्ट्रांगली गया था। तो वो जो कनेक्ट है ऑनेस्टली वो कैरेक्टर की तरफ है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो अपनी फिल्में बनाते, लेकिन क्या हाल हो रहा है उनका वो हमको भी पता है। कुछ अच्छी फिल्में भी चल जाती, कंटेंट पे फोकस नहीं होना चाहिए। इंस्टेड सनम तेरी कसम भी मैंने इसी कन्विक्शन से करी थी, लेकिन कॉमर्स नहीं बैठा उसका, तो इसीलिए 9 साल तक वो गायब रही। तो कंटेंट वाइज इट वाज, मेरे को बहुत इसमें विश्वास था, बट कॉमर्स नहीं बैठा उसका। एज एन एक्टर जब हर्ष खुद को देखते हैं क्या महसूस होता है? अगर आप मुझे कह रहे हैं कि इमेजिन अपने आप को आप कैसे करते हो, तो मुझे लगता है कि एक फार्मर है जो ट्राई कर रहे हैं। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है तो नहीं चल पाता है, कई बार फसल ठीक हो जाती है, तो इस बार ठीक हो गई। ये एक्टिंग का बीज ये कब और कैसे पड़ा? मेरी बचपन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली तो याद नहीं है, बट एक टीवी के सामने ही मैं बैठा हुआ था और मुझे लग रहा था कि ये टीवी के अंदर कुछ हरकतें कर रहे हैं लोग और मुझ पे असर पड़ रहा है, मैं रो रहा हूँ। एक कोई बच्चन साहब का कुछ देख रहा था तो मुझे वो उनका गुस्सा फील हो रहा था। फिर मैंने जैकी श्रॉफ सर का कुछ देख रहा था, मुझे रोना आ रहा था, तेरी मेहरबानी है या कुछ तो हुआ। मैंने कहा यार अंदर कुछ हो रहा है और मुझे असर हो रहा है, ये क्या जादू है। तो मुझे ये जिद हो गई कि मुझे इस जादू का हिस्सा बनना है। तो वो मैजिक का पार्ट बनने के लिए मैं घर से भागा सर और मैं यहाँ पहुंच गया। दोस्तों, एक एक्टर आया था कुछ समय पहले और उसका काम देख के मुझे लगा यार क्या क्या पैशन है। अपने क्राफ्ट को लेके जो जिद होती है ना, और जो एक अंदर से आपकी एनर्जी निकलती है, वो आपके काम में दिखती है। और वो काम उस समय तो शायद उतना नहीं चल पाया, लेकिन जब वो री रिलीज हुआ तो उसने फट्टे गाड़ दिए। हर्षवर्धन राणे कमाल के एक्टर, आई लव हिम एज एन एक्टर, एज ए पर्सन। हर्ष यार क्या मतलब जादू हो गया है तो री रिलीज के बाद। सर मुझे याद है सनम तेरी कसम के बाद यू वर वन ऑफ द सीनियर पीपल हु हैड कॉल्ड मी, एंड मेरे लिए बहुत वैल्यूबल था वो कॉल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अपकमिंग एक्टर्स को भी ये बोलूँगा कि ये एक ब्लेसिंग होती है जब आपकी शुरुआती दिनों में कोई एक जानकार इंसान, एक्सपीरियंस्ड इंसान और जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं किसी फील्ड में, वो आपको कॉल कर दें, तो वो हम लोगों को ना सर ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में टैटू बन जाता है उसका। तो वो मेरा एक टैटू आपके नाम का है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये सब जो हुआ है सर सनम तेरी कसम के साथ, ये लोग जो देख रहे हैं इनकी ज़िद की वजह से हुआ है। तो जो आप मुझे ज़िद बोल रहे हो, एक्चुअली ज़िद इन लोगों की है। इन्होंने ज़िद पे चलाई है वो फिल्म, और पहले ये लिखते थे सर सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता था प्यार दे रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कन्वर्जन तो मुश्किल है, बट इन्होंने सच में वो कर ही दिया। तो थैंक यू आप लोगों को अपनी ज़िद पे इस फिल्म को दोबारा चलाने के लिए। हर्ष मतलब वो फिल्म जब मैं वापस देखी, क्योंकि अब री रिलीज हुई तो री रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ती है, और यकीन मानिए मैं पीवीआर में बैठा हुआ था और एक सीट खाली थी। हाउसफुल शो चल रहा था, एंड वो जो कनेक्ट था ना, वो स्कूल कॉलेज के बच्चे थे सारे, और मुझे समझ में आया कि हर्ष क्यों स्टार है। ये जो प्यार है, ये कनेक्ट ना बहुत मुश्किल से अचीव होता है। सर मैं साउंड शायद ऐसा कर सकता है कि मैं मॉडेस्ट जवाब दे रहा हूँ, बट ऑनेस्टली मैं जब क्रिकेट भी देखता हूँ कभी कभार, तो मुझे लगता है कि लोगों को ना वो सिक्स देखना है, 6 रन, बॉल को बैट से लग के रोप के उस साइड जाने का जो प्रोसेस है, लोगों को वो देखना है। कौन मार रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कैरेक्टर था वही सिक्सर था सर। वो तो जो लिखा जिस तरीके से गया था, मेरी जगह मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको ये कह सकता हूँ, कोई भी करते, ऑफ कोर्स हर एक्टर का अपना एक टच होता है, बट कोई भी करते वो कैरेक्टर लिखा बहुत स्ट्रांगली गया था। तो वो जो कनेक्ट है ऑनेस्टली वो कैरेक्टर की तरफ है। अगर मेरी तरफ होता सर तो मेरी 8 फिल्में चल चुकी होती, तो मैं ये डिल्यूजन में नहीं रहना चाहता। नहीं, मैं हमेशा अपने रिव्यूज में भी ये कहता हूं कि अच्छी फिल्म सुपर हिट हो जाए ये जरूरी नहीं, और बुरी फिल्म फ्लॉप हो जाए ये जरूरी नहीं। बच्चन साहब की फिल्म है, बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन बच्चन साहब ने काम खराब नहीं किया ना।
सो एज एन एक्टर वो आपका पैशन, वो आपकी जो एनर्जी है, वो उस कैरेक्टर में जो डाला जा रहा है वो दिखता है, वो प्रोसेस दिखता है, वो मेहनत दिखती है, वो ईमानदारी दिखती है। मैं उसको सलाम करता हूं। और मुझे लगता है शायद जो मेरा सवाल था उसका जवाब भी यही है, मुझे लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस ऑनेस्टी को ही सलाम करने के लिए वो बच्चे वहां इकट्ठे हुए थे। सर हमारे पास और जो खासकर हम लोग जो बाहर से आते हैं और जो नए एक्टर्स आपके चैनल पे सुन भी रहे हैं, हम लोगों के पास और कोई वेपन है भी नहीं। हमारे पास हथियार एक ही है सर, वो है कि सच्चे दिल से काम करना। इसके अलावा हमारे पास कोई पावर है नहीं। तो पावर होना अच्छी बात होती है, कई बार पावर ना होना आपको अपनी बाकी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराता है। तो जब कैसे जैसे कि बोलते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब नेसेसिटी आती है कि आपको आगे अपने आप को रखना है, तो आप अपने आप में टटोलते हैं कि क्या है जो आप ज़्यादा कर सकते हो बाकियों से। तो वो मेहनत, उसमें शायद मेरा पहला आंसर हमेशा आता है कि मेहनत और ऑनेस्टी मेरे पास है जो मैं पूरी दे सकता हूँ, जो इस इंटरव्यू में, सुबह की मेरी एक्सरसाइज में, मेरे ट्यूशन में, इस कॉफ़ी में, हर चीज़ में होनी चाहिए। तो वो बेसिक है। वो मुझे लगता है एक बेंचमार्क है जो जल्दी ही बन गया थैंकफुली। साउथ से मैंने काम भी शुरू किया था, वहाँ पे 10 फिल्में मैंने करी हैं, तो वहाँ भी मैंने यही कल्चर नोटिस किया। तो मैं कह सकता हूँ मेरी स्कूलिंग भी जहाँ हुई साउथ में वो काफ़ी अच्छी हुई। पर अब साउथ तो मतलब अब हर आदमी साउथ की तरफ भाग रहा है। उस वो दौर था जब आप साउथ से आए थे, तब साउथ उतना वो नहीं था। तो अब साउथ की यात्रा करने का मन नहीं करता है? नहीं सर, वो अगेन मैं काफ़ी, ये जो बातचीत होती है मार्केट में, इसको मैं ना लिख लेता हूँ सर। तो सिर्फ वर्ड्स में नहीं, आई राइट इट इन ऑन द कंप्यूटर, जैसे एक्सेल शीट पे मैं बना लेता हूँ कि साउथ चल रहा है, मतलब साउथ का क्या चल रहा है। तो मुझे वो भी देखना है कि कौन सा पार्ट चल रहा है। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बड़ी फिल्में चल रही हैं साउथ की, जिसमें प्रभास सर हैं, अल्लू अर्जुन सर हैं, यश सर हैं। तो ये लोग हैं, तो बड़ी फिल्म हम तक पहुंच रही है, पेनिट्रेट कर रही है। साउथ की छोटी फिल्म, मलयालम फिल्म अभी लेकिन जैसे इज्जत कमाती है, बट आप अगर उनके उस पे जाएं कि उनका बिजनेस, अभी परसों एक आर्टिकल आया था कि मलयालम इंडस्ट्रीज इवन दो दे आर गिविंग सच अमेजिंग फिल्म्स, अभी भी कमर्शियली वो थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये नोटिस करता हूँ कि जो इन लोगों का लेवल है, इनकी फिल्मों का जो लेवल है वो एक अलग लेवल है सर। तो दैट इज़ वाई इट इज़ डूइंग सो वेल। एंड मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ पे छोटा मोटा, मुझे इसी जोन में मैं काफ़ी खुश हूँ। हाँ, पर मतलब ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड भी क्रैप बनाता है, साउथ भी बना रहा है, हम लोग भी बनाते हैं, फिर कंटारा भी आती है, अभी मार्को आई है ना, छोटी फिल्में थी, लेकिन क्या क्या बिजनेस किया है। सो आज की तारीख में मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड ऑडियंस ग्रेजुएट हो गया और हम उसको 12th की पढ़ाई पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी आपने बात बोली, करेक्ट। मतलब एक्टर जो मेन लीड में है, उसका फिल्मों का चुनाव, उसका कंटेंट, वो मुझे लगता है अब इम्पोर्टेंट हो गया है। ऑडियंस ग्रेजुएट हो गई, काफ़ी सटीक बात तो है आपकी सर, स्टेटमेंट तो काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि वाकई में कंजम्पशन का एक पैटर्न चेंज तो हुआ है। लेकिन अगर आप मैं ये सारे लॉजिक जब सनम तेरी कसम पे लगाता हूँ तो फिर मैं नहीं लगा पाता हूँ, क्योंकि ये वही फिल्म है। ऐसा तो नहीं इसका एंड हमने चेंज कर दिया या इसमें टेक्नोलॉजी आज की डाल दी या कोई नई स्टोरी डाल दी। कुछ इमोशंस हैं जो कितने साल भी बाद आए, वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहते हैं, ऑडियंस वहीं रहना चाहती है। तो ये शायद वो फिल्म थी, इसलिए इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे ये हुआ। एक्टर का जो चुनाव है उस मुद्दे पे अगर हम बात करें, मुझे लगता है सर एक आंसर तो होगा जो मतलब जो मुझे कहना चाहिए, बट दूसरा सच्चा आंसर ये है जो मैं आपके सामने, तो मुझे दूसरा ही वाला बोलने का ज़्यादा मन है कि मैं अपने लेवल पे सर कोशिश करता हूँ कि मैं स्टोरी की तरफ झुकाव रखूँ, बट ऑनेस्टली सर यहाँ पे कॉमर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। आर्ट और स्टोरी टेलिंग, जितना भी हम लोग बोलना चाहें कि इस तरह की फिल्में होनी चाहिए, इस तरह की फिल्में हमें करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की बात होती है, बट इवेंचुअलिटी में सर जो कॉमर्स जिसको सपोर्ट करता है वही फिल्म बन पाती है और वही फिल्म चल पाती है। तो कहीं ना कहीं आज मेरा मन एज एन एक्टर ये टटोलता है कि भाई प्रोड्यूसर और कौन सा OTT, कौन सा प्रोडक्शन हाउस, वहाँ ज़रूर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है।
ना चाहते हुए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बट ये है और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये सच्चाई थोड़ी आगे है। और स्टोरी क्या है वो मैं हमेशा बाद में सोचता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि भाई बनाने वाले इसको पहुंचा पाएंगे, इसकी नैया जो है इस किनारे से उस किनारे तक पार कराने का जो स्टैमिना होता है सर, वो स्टैमिना है कि नहीं। तो वो स्टैमिना एक बड़ा सवाल हो गया आजकल। मुझे आज मतलब बहुत पहले मैंने 7, 8, 10, 9 साल पहले आशा ताई का इंटरव्यू किया था, आशा भोसले। आशा जी और लता जी के जब वो शादी करके भोसले साहब से उन्होंने शादी की, उनको घर से निकाला था और ये आइसोलेट कर दिया था, काम नहीं मिल रहा था। तो आशा ताई ने कहा कि भोसले साहब ने जीवन में एक गुरु मंत्र मुझे दिया जो जिसके लिए मैं उनको मानती हूँ। उन्होंने कहा बीज फेंकते चलो, पता नहीं कौन सी फसल बन जाए। तो मेरे हिस्से बी ग्रेड की फिल्में आती थी, कैबरे सॉन्ग आते थे और मैंने वो पूरी शिद्दत से निभाए। और आज 50 साल बाद मुझे कैबरेज के लिए जाना जाता है, जबकि वो फिल्में कोई बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं थी। तो कंटेंट मतलब ठीक है कि कुछ एक चंद प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो अपनी फिल्में बनाते, लेकिन क्या हाल हो रहा है उनका वो हमको भी पता है। कुछ अच्छी फिल्में भी चल जाती है, तो कंटेंट पे फोकस नहीं होना चाहिए, इंस्टेड होना चाहिए। और क्या हो रहा है, मैं दोनों में काफ़ी फ़र्क है सर। होना चाहिए तो मैं आपसे हमेशा अग्री करूँगा, जो आप कह रहे हैं 100% सही बात है। लेकिन क्या हो रहा है रियल लाइफ में मेरे साथ, वो दूसरी कहानी है। जैसे मैंने और भी कुछ फिल्में जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे तारा वर्सेस बिलाल, तैश बिजॉय नाम्बियर सर की, दंगे भी मुझे टेक्निकली बहुत सही लगती, बट उस तरह का इन्हें एक्सपोजर नहीं मिला। सनम तेरी कसम भी मैंने इसी कन्विक्शन से करी थी, लेकिन कॉमर्स नहीं बैठा उसका, तो इसीलिए 9 साल तक वो गायब रही। तो कंटेंट वाइज इट वाज, मेरे को बहुत इसमें विश्वास था, बट कॉमर्स नहीं बैठा उसका। मतलब ठीक है आमिर खान थे उसके पीछे, ये बात सही, लेकिन छोटी सी फिल्म थी कहीं नोवेयर, लापता लेडीज, जिसमें एक चेहरा पहचान का नहीं था आपका। आमिर खान के मुश्किल से 3-4 स्टेटमेंट होंगे उसको लेके कि किरण ने ये फिल्म बनाई है, लेकिन उसने उस समय की रिलीज हुई फिल्मों में सबसे अच्छा बिजनेस किया। जैसे 12th फेल की भी अगर हम बात करते हैं, लोग जब ये बोल देते हैं छोटी फिल्म है, सर मैं ये मानता हूँ कि 12th फेल में तो खैर विधु विनोद चोपड़ा और तो इसमें भी सर इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार का हाथ था सर। तो 3-4 स्टेटमेंट, करेक्ट, बट वो एक हाथ, एक पुश, जब इतने बड़े गॉड लाइक स्ट्रक्चर के मंदिर में से आपको इतना सा भी प्रसाद मिलता है, तो वो लेकिन किस मंदिर का प्रसाद है, वो वाली बात है कि आज हम कहीं से घूम के आते हैं तो कहते हैं वहां का प्रसाद, पशुपति जी का प्रसाद, तो उसकी वैल्यू होती है। ये नहीं कि ये देखो बूंदी का लड्डू, इसकी बात नहीं चल रही है, तो बूंदी का ही लड्डू है, लेकिन वो कौन सा होता है, व्हाइट कलर की क्या होती है, वो तिल से बनती है, चिरौंजी, गुड़ और तिल से जो बनता है, रेवड़ी। रेवड़ी याद आ गई मुझे सर, खा नहीं सकते, याद ही। तो रेवड़ी होती है सर, लेकिन किस मंदिर की रेवड़ी है, मैं मानता हूं कि उससे उसकी वैल्यू 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। कि आप उसको लेते भी फिर 2 हाथों से एकदम ऐसे करके लेते हो, आपको लगता है कि भाई ये नॉर्मल हलवाई की रेवड़ी नहीं। सो आई फील कि हलवाई के और मंदिर में मिठाई सेम है, लेकिन किस मंदिर से सामान आ रहा है उससे बहुत हमारे परसेप्शन में चेंज आ जाता है। सो 12th फेल को और लापता लेडीज को मैं इतना प्यारा कंटेंट है, बट मैं उसको कभी ये नहीं मान पाता हूँ कि ये छोटे से किसी ऑफिस से निकल के आ गई फिल्म, वो मिसिंग है उसमें। वो एक लापता ऑफिस से नहीं आया है वो सामान, वो आया है बहुत बड़े ऑफिस से। सर अभी तो ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद आपके पास आए हैं अलग अलग, बच्चन साहब ने भी किया, अक्षय कुमार ने भी किया, कि हर्ष ने जो डिजर्व करता था नाउ इज गेटिंग। सर मेरे लिए तो ये मंदिर से कम नहीं है। मैं तो बच्चन साहब के घर के बाहर जाके मैंने एक सेल्फी खिंचा के बस उतने में खुश होके मैंने फिर वो उनको अपने मन में ही थैंक यू बोल दिया कि उन्होंने पोस्ट भी किया था। तो हमारे लिए तो सर ये तमाम सारे स्टार्स ने आपके लिए, जॉन अब्राहम सर ने और अर्जुन रामपाल सर ने, हमारे लिए तो ये लोग सब ये लोग दिग्गज एंटिटीज़ हैं। तो इनके ऑफिस से, इनके हाथों से, इनके मुंह से अगर कोई बात निकलती है हमारी छोटी मोटी फिल्म को लेके, तो वो मेरे लिए तो मतलब यादगार, जैसे मुझे आपका वो कॉम्प्लीमेंट आज तक याद है।
जो सनम तेरी कसम के टाइम पे आपने कॉल करके दिया, तो हम लोग तो कभी भूल नहीं सकते सर। मतलब अब यात्रा चल रही है अपनी, और जिसको कहे सीमित संसाधनों से के साथ चल रही, लेकिन हल्ला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एज एन एक्टर जब हर्ष खुद को देखते हैं क्या महसूस होता है? तो मुझे अपने आप को देख के सर एक फार्मर वाली वाइब आती है कि भाई जो आपने कहा कि बीज डाल रहे हो आप और उसमें पानी देते जा रहे हो और कई ही साल लग जाते हैं सर वो पेड़ की छांव में बैठने के लिए। तो आप में हम में से कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल तुरंत ही पेड़ उग जाएगा और तुरंत ही फल मिल जाएंगे। तो किसी भी पेड़ के फल को एंजॉय करने के लिए या उसकी छांव को एंजॉय करने के लिए बहुत साल लगता है। तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि इमेजिन अपने आप को आप कैसे करते हो, तो मुझे लगता है कि एक फार्मर है जो ट्राई कर रहा है। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है तो नहीं चल पाता है, कई बार फसल ठीक हो जाती है, तो इस बार ठीक हो गई तो खुश हूँ। एज एन एक्टर आपको अपना असेट क्या लगता है कि यार हर्ष के पास ये है? मेहनत है सर, मेहनत मेरा एसेट है, डिसिप्लिन मेरा शस्त्र है और कंसिस्टेंसी मेरी ज़िद है कि मतलब मैं रोज़ करूँगा, कैसे भी करूँगा। और सच्चाई मेरा मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ माई मेजर क्रच, जो जिसे कहते हैं ना, जिसको पकड़ के मैं चल सकता हूँ। तो वो सच्चाई अगर मिस होगी कभी भी तो मुझे पता है रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो वो सच्चाई पकड़ के चलना पड़ेगा। तो ये मेहनत मतलब एक बड़ी फिलोसॉफिक बात आपने की, और मतलब हमारी दुनिया भर की फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल साइंस सिर्फ यही बात कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि जब मैं यहाँ से निकला तो एक्सरसाइज में, कॉफ़ी पीने में, हर चीज़ में मेहनत और ईमानदारी पूरी। तो यही तो सारा वर्ल्ड का स्पिरिचुअलिटी कहता है कि आप उस पल को 100% जी लो तो बाकी सॉर्टेड है। तो उस स्पिरिचुअलिटी पे आप बिलीव करते हैं? नहीं सर, स्पिरिचुअल पता नहीं, ये वर्ड थोड़ा सा मेरे को डीप लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे सिंपल जो चीज़ मैं मानता हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि हम लोग फॉर्मली एजुकेटेड तो थे नहीं, अब जाके मैं पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, तो अपनी एजुकेशन सर लोगों से ही सीखी, देख देख के उनको देखा कैसे कपड़े पहने, कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, करियर में क्या कर रहे हैं, तो ये सब सर नोट्स बना रहे हैं कितने सालों से। तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि जो भी ऊपर आ पा रहे हैं, जो भी आगे आ रहे हैं, उनके में सब में कॉमन है कि वो मेहनत बड़ी कर रहे हैं और उस पल में वो लोग माइंडफुल हैं, अपना पूरी बॉडी से उस मोमेंट में इन्वॉल्व हैं। भले ही वो बहुत बड़े कोई सिंगर हो या कोई डायरेक्टर हो या एक्टर हो, तो मैं ये कॉमन चीज़ें नोट करता चला जा रहा था और जो मुझे दिखा तो उसमें सबसे आगे यही है, तो उसको इम्बाइब करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। देखो आप उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रिसेंट इसमें, जिसमें शाहरुख खान से लेके इरफान खान से लेके कार्तिक आर्यन, नवाज, कि जो बाहर से आए और जिन्होंने अपना नाम बनाया है। अब आप उस प्रोसेस में है कि स्टारडम से सुपर स्टारडम की तरफ आप यात्रा कर रहे हैं। ये जो मेहनत है, वो जो आपके कुलीग है जो आपको देख रहे कि यार हर्ष इज डूइंग गुड, ये मेहनत को कैसे डिफाइन करें? क्या मेहनत? सर जैसे मैं सुबह बहुत ही बेसिक सी बात है, जैसे दिन में 24 घंटे 8 घंटे आपको सोना है, तो 16 बचे। अब आप एज एन एक्टर पूरे साल तो शूट नहीं करते हो, खासकर जो लोग देख रहे हैं उसमें सब लोग वर्किंग एक्टर हैं कि नहीं ये तो कुछ कंफर्म नहीं। तो जो वेटिंग एक्टर्स हैं, जो मैं इतने साल रहा हूँ, तो मेरा PhD है वेटिंग एक्टर में तो आपके जो 16 घंटे बचे, उन 16 घंटों को आपने कैसे कैसे यूज़ किया, ये मेरा दिन के अंत में सर, मेरे जहाँ बेड पे मैं बैठता हूँ, मेरी आंखों के लेवल पे ना एक बॉक्स बना हुआ है कि डिड आई गिव इट माई ऑल, मतलब आज मैंने अपने आप को समर्पित किया या नहीं, अपने पूरे दिन को। तो उस पर अगर टिक मार्क नहीं लगता है तो फिर मेरा वो दिन जो है सक्सेसफुल नहीं होता। और अगर टिक मार्क लग जाता है, भले ही कोई रिजल्ट ना आए, लेकिन टिक मार्क लगाना ज़रूरी है। तो मेहनत में इसी चीज़ में करता हूँ कि मैं अपने 16 घंटे जो बचे हुए हैं उनको माइंडफुली यूज़ करूँ एक एक पार्ट के ऊपर, कॉग्निशन के ऊपर, आवाज़ के ऊपर,
अपने स्टोरीज के ऊपर, अपनी जो नॉर्मल एक्टर जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं कि बॉडी बोल दिया, लेकिन बॉडी में क्या क्या आता है, बॉडी में आ गए आपके लंग्स पे काम करना है ब्रीदिंग के ज़रिए, फिर आपको मोबिलिटी पे काम करना है योगा के ज़रिए, आपको एजिलिटी पे काम करना है बैडमिंटन या स्प्रिंटिंग के ज़रिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, जिम जाना पड़ेगा उसके। तो 5-6 चीज़ें बॉडी के लिए, 5-6 चीज़ें माइंड के लिए, 5-6 चीज़ें लंग्स के लिए। अब एक आध चीज़ रह गई थी, जैसे पढ़ाई रह गई थी, तो मैंने उसमें भी घुस गया। हाँ मतलब ये बड़ा मुझे जब मुझे खबर मिली 16 घंटे, सॉरी मैं कंप्लीट करूँगा, 16 घंटे में से कुछ घंटे बच रहे थे और मेरा एक काम छूट रहा था, वो था कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो मुझे लगा कि यार मैं कर सकता हूँ। फिर लोगों ने कहा कैसे करेगा इसमें, तू तो स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ चुका है। तो मैंने सर नोटिस किया कि हम लोग ट्रैफिक में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो अब मुझे ट्रैफिक से प्यार है, क्योंकि मैं ट्रैफिक में जितना आप मुझे फंसाओगे, 2-2 घंटे फंसाओगे, तो मैं उतनी पढ़ाई कर लूँगा। तो मैं ट्रैफिक में अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में डाउनलोड करके रखे हूँ। एयरपोर्ट लाउंज पे लोग बोर होते हैं, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ। जिम में लोग इधर उधर बातें करते हैं, वहाँ पे मैं हेडफोन लगा के पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने नोटिस किया एक्चुअली ईजिली 3 से 4 घंटे दिन के जो हम यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं, उसको आप एक नए स्किल में डेवलप कर सकते हो। तो मेहनत से मेरा ये मतलब है कि हर घंटे को यूटिलाइज करना। ये अद्भुत काम आपने किया, जिसके लिए आप वाकई सलामी के हकदार हैं। स्टूडेंट लाइफ छूटने के बाद पढ़ाई, वो भी साइकोलॉजी से जैसा सब्जेक्ट, दिस इज डिफिकल्ट, और उसमें भी महाराष्ट्र टॉप किया आपने। ये कैसे थॉट कैसे आया क्या? सर मैं जिद ही है सर, जिद है कि खाली फालतू वेस्ट नहीं करना है ज़िंदगी को, सांसों को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये एक छोटी सी जिद है। लोग कहते हैं कि वह बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा, मेरे को पता ही नहीं है वो फीलिंग क्या है। मैं कभी बिस्तर में पड़ा हुआ, मुझे याद ही नहीं कि मैं पड़ा हुआ हूँ। आँख खुलते ही मैं काम पे सर उछलता हुआ निकलता हूँ वहाँ से और लग जाता हूँ मैं काम पे। और अगर बिस्तर पे जाता हूँ तो फिर मैं एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स में सोकर और 1-1.5 घंटे का नैप लेने जाता हूँ और फटाक से बाहर है। तो मेरे को टाइम को यूटिलाइज करने की एक अजीब सी जिद मेरे अंदर हमेशा से रही है, और पढ़ाई उसी का नतीजा है मुझे लग रहा है जो मैं कर पा रहा हूँ। और आज भी सुबह आपके यहाँ आने से पहले मैं अपनी कोचिंग करके आया हूँ। तो इस तरीके से दिन को प्लान किया हुआ है सर कि हर 2 घंटे में अपने एक बॉडी पार्ट को मुझे ट्रेन करना है। तो ये मतलब जो आप अक्सर भाग जाते हो पहाड़ों में, मतलब इम्पॉसिबल शब्द में इस्तेमाल करता हूँ कि साइकिल से यहाँ से महाबलेश्वर जाना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मतलब सर नेचर का तो मुझे कुछ, मैं रीज़न मतलब जितना रीज़न दूँ उतना कम है। नेचर हमारे वेगस नर्व, जो हमारा 10th क्रेनियल नर्व होता है, उसको बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट करता है। तभी आप नोटिस करेंगे जब भी हम में से कोई बाहर जाता है पहाड़ों में, जाती लंबी सांस लेता है इंसान और थोड़ा सा फैल के बैठता है और यहाँ वहाँ देखता है, उसका हार्ट रेट अचानक से ड्रॉप होता है। आप हार्ट रेट मॉनिटर लगा के रखो और आप देखो शहर में कितना है और जंगल में कितना है, आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। आप चीप सा हार्ट रेट मॉनिटर ले लो, शहर में चलते फिरते में ट्रैक करिए, और एक बार जंगल जाके या किसी पहाड़ पर जाके बैठिए और एक पानी का घूंट पीजिए और फिर ट्रैक करिए। आपको उसमें वेरिएशन दिख जाएगा, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट नेचर इज़ फॉर आवर वेल बीइंग। तो मेरा वहाँ भाग जाना तो मतलब मेरे लिए तो वो भागना वर्ड थोड़ा हार्श है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये थोड़ा सा मेरी बॉडी पर टफ है सिटी लाइफ। हाउ यू चैलेंज योरसेल्फ, मतलब फिजिकल इसमें बड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये हम लोग गाड़ी से जाते जाते थक जाते हैं महाबलेश्वर या इस जगह। मुझे लगता है सर कि ज़्यादातर डिफ़िकल्टीज यहाँ है, अगर और मेरे को भगवान ने थोड़ा कम दिया है ऊपरी माला, तो क्या तो मेरे को क्या है ना, वो डिफ़िकल्टीज के ऑप्शन ज़्यादा आते नहीं है। ये जो डिफ़िकल्टीज दिखना है ना, ये एक इंटेलिजेंस का बाय प्रोडक्ट है। अगर इंटेलिजेंस थोड़ी कम हो ना मेरी तरह, तो ये ईजी हो जाती है लाइफ की। मुझे डिफ़िकल्टीज ज़्यादा दिखती नहीं है, मुझे लगता है कि क्या है करते हैं। आपने कितने प्यार से मुझे आलसी कहा। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं ना इसको, कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ इतना इंटेलेक्चुअलाइज करने की जरूरत है नहीं आपको, बल्कि आलसी होना है। आप ज्यादा सोच रहे हो, बल्कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आप अगर थोड़े आलसी हो जाओ और सोचना ही बंद कर दो,
तो आप ज़्यादा काम कर सकेंगे, मतलब फिजिकली। हम लोग सोच के रुक जाते हैं, मतलब बिना सोचे कई चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे अगर आपको कुछ करने का मन है, जैसे आपका पर्सनल कोई गोल होगा, जैसे मुझे एक 21 किलोमीटर्स का हो सकता है आपके मन में हो कि मुझे मैराथन करना है, तो कुछ नहीं सर, सीधा जूते पहनिए और शुरू हो जाइए, आपको सोचना ही नहीं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप 5-6 किलोमीटर से पहले तो रुकोगे भी नहीं, और उसके बाद अगले दिन अगर आपने इसी जिद में निकल गए तो आप 7-8 किलोमीटर कर लोगे, और 3-4 हफ्ते में आप 21 किलोमीटर कर ही लोगे सर। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं होते सर टारगेट से, 1 ही महीना दूर है। आज शुरू करने वाली बात है, क्योंकि वो न्यू ईयर्स और मंडे को करेंगे, और वो न्यू ईयर आज तक तो किसी का आया नहीं सर, मैं तो किसी का नहीं देखा। वो बहुत सारे मैंने न्यू ईयर्स की बातें सुनी, बट वो आता नहीं, आज ही करना पड़ेगा। हर्ष, एक कहीं ना कहीं बीज डलता है, जैसे हम बात कर रहे थे, तब वो पनपता है। तो ये एक्टिंग का बीज ये कब और कैसे पड़ा? मेरी बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली तो याद नहीं है, बट एक टीवी के सामने ही मैं बैठा हुआ था और मुझे लग रहा था कि ये टीवी के अंदर कुछ हरकतें कर रहे हैं लोग और मुझ पे असर पड़ रहा है, मैं रो रहा हूँ। एक कोई बच्चन साहब का कुछ देख रहा था तो मुझे वो उनका गुस्सा फील हो रहा था। फिर मैंने जैकी श्रॉफ सर का कुछ देख रहा था, मुझे रोना आ रहा था, तेरी मेहरबानी है या कुछ तो क्या। मैंने कहा यार अंदर कुछ हो रहा है और मुझे असर हो रहा है, ये क्या जादू है। तो मुझे ये जिद हो गई कि मुझे इस जादू का हिस्सा बनना है। तो वो मैजिक का पार्ट बनने के लिए मैं घर से भागा सर, और मैं यहाँ पहुंच गया। फिर घर वापसी हुई कि नहीं? नहीं सर, घर वापसी क्या होता है कि छोटे शहर में उस टाइम पे खासकर इस तरह की बातें करना भी गलत है कि आपको एक्टर बनना है। तब की बात कर रहा हूँ, आज तो मैं आपको मतलब इतना बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है। आप पेरेंट्स मुझसे कहते हैं हमें अपने बच्चों को एक्टर बनाना है, मैं कहता हूँ यार हमारे टाइम पे तो मतलब गाली समझते थे इस चीज़ को कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, पागल हो गया, ये एक्टर बनना है। हाँ, तो उस समय काफ़ी पेरेंट्स मतलब मेरे मॉम डैड तो खैर काफ़ी पहले ही सेपरेट हो गए थे, मैं 10 साल का था, तो मॉम चली गई थी और डैड ने मुझे रख लिया था। तो फिर उसके बाद जब डैड को ही पता चला कि मुझे इस तरह का कुछ करना है, तो आई कुड सी ऑन हिज फेस सर कि वो होता है ना, एक शक्ल देख के रिएक्शन आप पढ़ लेते हो। एज ए किड तो आप बहुत पढ़ते हो, मतलब हम सोचते हैं बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं सर, वो आपकी एनर्जी पढ़ लेते हैं। तो मैं उनकी एनर्जी पढ़ लेता था कि यार ये इंसान खुश नहीं होने वाला मेरी इस डिसीजन से। तो फिर मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, और मैं उनको और दुखी ना देख सकता था, ना करना चाहता था उनको दुखी। तो मैं तीसरा ऑप्शन यही बचता है कि आप, वो होता है ना बॉडी में 3 रिस्पॉन्स होते हैं सर, फाइट, फ्लाइट और फियर। फियर तो मुझ में था नहीं, फाइट तो चांस नहीं है कि पेरेंट्स के साथ आप क्या फाइट करोगे, तो फ्लाइट मतलब भागो। तो तीसरा बॉडी का रिस्पॉन्स फ्लाइट ही होता है। तो मैं वहाँ से भागा और अपने आप को एक्शंस के ज़रिए प्रूव करने की कोशिश करी, क्योंकि शब्दों से प्रूव करना बहुत कठिन है सर। शब्दों से प्रूव करना एक अलग ही टैलेंट है, वो मेरे में नहीं है, आज भी नहीं है। तो एक्शन जब तक नहीं होता है तब तक कोई नहीं मानता है मेरी बात। कि मतलब पहले साल में मैं पढ़ाई कर रहा था, लोग कह रहे पागल है क्या कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट कर रहा है। जब टॉप कर दिया तो कह रहे यार बहुत अच्छा तूने किया। तो एक्शंस जैसे बोलते हैं स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो भागना इसलिए पड़ा ताकि मैं एक्शन के जरिए अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूं, पिताजी को खुश कर सकूं। आप कितने क्या उम्र की? तो ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा काम, कैसे रहे आप? सब जिद पे ही चल रहा है सर, अपने कुछ करना था। वो जादू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो टीवी के उस तरफ जो हो रहा है वो इस तरफ असर कैसे कर रहा है, इस जादू को समझने के लिए मुझे भागना बहुत ज़रूरी था। बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल हुआ है। सभी करते हैं सर, पराग सर, मैं मानता हूँ कि आपने भी किया है और मेरे पेरेंट्स ने भी किया है और आने वाली जनरेशन भी कर ही रही है। और लोग कहते हैं कि आप बड़े फैमिली में पैदा हो जाते तो इतनी मेहनत नहीं होती, बल्कि उन पे मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर है हमसे, क्योंकि मुझे तो कोई शर्म नहीं है सर। मैं प्रोड्यूसर सर के ऑफिस, दीपक मुकुट सर के ऑफिस के नीचे जाके मैं चिल्ला के बोल रहा था कि सर नीचे आइए और री रिलीज़ करिए, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो मुझे उसमें कुछ शेम नहीं है, लेकिन अगर मैं फैमिली से होता, किसी फिल्म फैमिली से, तो शायद मुझे अलाउ नहीं किया जाता, तो बोला जाता कि इस तरह की हरकतें आप नहीं कर सकते। तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब आप आउटसाइडर होते हो, कि आपको हेजिटेशन नहीं होती और कोई इनहिबिशन नहीं होता। ब्लेसिंग एंड डिसगाइज दोनों है, मतलब फैमिली से होते तो अभी तक
गेम ही अलग होता। हाँ, दोनों के प्लस माइनस हैं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस ही प्लस है। सो पहला काम देखा पापा ने, कुछ रिएक्शन? मिस कर दिया, वो नहीं रहे 2009 में। एक उन्होंने टीवी शो जो मैंने किया था बस वही देखा था, और उसके बाद नहीं देख ही नहीं पाया वो कुछ, तो वो रह गया, वो अगली बार। उसके बाद आप तो लगातार बढ़ ही रहे हैं अपनी यात्रा में। हर आदमी अपनी एक बेहतरी की यात्रा पे लगा रहता है। फिल्म इंडस्ट्री खासकर अपन या सभी जगह मुझे लगता है, वो हॉलीवुड हो साउथ हो, यहाँ पे एक अपनी एक वेलोसिटी चलती रहती है। उस वेलोसिटी को ब्रेक करके आपको अंदर आना है। उसमें कंपटीशन है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें तमाम सारी चीजें, साम दाम दंड भेद सब है। हाउ, कैसे देख? सर हमेशा हर 5 साल में 10 साल में ऐसा होता है कि एक जन आके डिसरप्शन पैदा करते हैं। जैसे बचपन में याद होगा हमें कि बर्तन की नॉर्मल दुकानें हुआ करती थी, फिर बर्तन की दुकानें छोड़ के फिर कुछ लोग घर पे आके बर्तन बेचने लगे, फिर ऑनलाइन ऑर्डर होने लगा। तो हर 10 साल में मैंने कुछ चेंज देखा है, और हर चीज़ में मैंने ये नोटिस किया है कि पहले सिर्फ थिएटर था, फिर VHS आया, VCR, VCP, और फिर DVD आ गया, फिर ब्लूरे आ गया। उसके बाद सर फिर टीवी पे आने लगी चीज़ें, फिर OTT आ गया, फिर अब OTT भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो वापस वो लोग थिएटर आ रहे हैं। तो ये सर पहले रेस्टोरेंट में जाके ही खाना खाने को मिलता था, अब हम ऑर्डर करो घर पे खाना आ जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि दोनों का इफेक्ट सेम है। मैं मानता हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप सेल्फी लेते हो। कभी आपने देखा है घर पे खाना मंगाया और उसकी सेल्फी ले रहे हो आप? कभी नहीं होता। वो खाना बस खुलता है, गर्म होता है और आप खाते हो पेट भरने के लिए। बहुत अच्छी बात। तो घर पे पेट भरने के लिए खाना और तैयार होके खाना खाने में बहुत फर्क है। आप कभी घर पे जब डिलीवरी आती है आप तैयार नहीं होते, आप बस खोलते हो, हाँ भाई माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, खा लिया, पेट भरने के लिए, टेस्ट के लिए ऐसे खा लिया। सो मैं नहीं मानता कि ये एक दूसरे वर्ल्ड में घुस रहे हैं। तो बट ये ज़रूर है कि आपको ट्राई करते रहना है, और कभी अगर किस्मत का साथ रहा तो आपकी जो आप ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रप्शन हो जाता है, और एक जो चरखा चल रहा होता है उसमें आपको एक मिल जाता है, एंट्री पॉइंट मिल जाता है। तो ट्राई करते रहना ज़रूरी है सर। कोई इसका तरीका है नहीं, कोई फिक्स तरीका। मुझे नहीं पता है ऐसा रिजल्ट दोबारा कैसे करना है, मुझे नहीं पता। अगली फिल्म चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता सर। तो लेकिन ये इतना अब तक इतने बार हार चुके हैं कि वो डर निकल गया। मतलब रिजेक्शन से कुछ तो असर होता ही होगा। नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एज वेल। रिजेक्शन से असर तब होगा जब यू आर नॉट एजुकेटेड अबाउट रिजेक्शंस, बट व्हेन यू सी रिजेक्शन एज रिजेक्शन को आप सर कैसे देखते हैं? आप अगर उसे ऐसे देखते हैं कि निकलो यहां से तो वो रिजेक्शन है। मैं ऐसे देखता हूं कि दोबारा आना, नजरिए का फर्क है। तो मुझे लगता है कि जब रिजेक्शन होता है तो लोग कहते हैं ठीक करके दोबारा आना। तो मेरे को बंद नहीं हुआ, मेरे लिए वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। मेरे लिए ये है कि अच्छा ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं था, आप इसको और बेटर करो और दोबारा ट्राई करते हैं। अगर मैं उसको मन में ऐसे सुनूं कि भाई निकलो यहाँ से या नहीं चाहिए, सो आई नेवर सी रिजेक्शन एज नहीं चाहिए। मैं उसे इस तरीके से देखता हूँ कि भाई इसे ठीक करो बाद में आना। सो मैं उसे ग्रो करने का एक जरिया मानता हूँ सर रिजेक्शन को। अभी आगे आने वाले समय में भी होने ही वाला है सर। हम इतने सालों से इतने एक्टर्स को देख रहे हैं, एक चीज़ चलती है 5 चीज़ें नहीं चलती हैं, फिर एक चीज़ चलती है फिर 4 चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इतना तो सीख ही लिया है कि भाई हर फिल्म से सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करना मत, और मेहनत बढ़ाते रहना। वो जो समुद्र किनारे अपन रेत पे चलते थे और कदमों की तरफ देखते थे, वो कदम अब धीरे धीरे गीले सीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो फुटप्रिंट सब दिखने लगे कि यार यहाँ से हर्ष गए। सर ऑनेस्टली इतनी भीड़, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी भीड़ है, इतने फुटप्रिंट्स हैं। ऑनेस्टली लेगेसी का मेरा कुछ ऐसा कभी ज़िंदगी में सपना रहा नहीं है कि मैं अपनी छाप छोड़ के जाऊँ। ऑनेस्टली पता नहीं, मेरे अंदर वो कभी था ही नहीं। मुझे ये था कि मुझे आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में एक अच्छा मजदूर बनना है। मेरी बस इतनी ही इच्छा रही है हमेशा से। एक प्रोडक्शन हाउस में मुझे आपके 10 एक्टरों में से एक एक्टर जिसने आपका फ़ायदा कराया था, बस मुझे उतना ही बनना है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी फ़ोटो आपके प्रोडक्शन हाउस में सबसे ऊपर हो, ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है। मेरा बस एक ही ड्रीम है सर, एक प्रोड्यूसर अगर आप हैं, वन ऑफ योर फिल्म्स
शुड बी अ प्रॉफिटेबल फिल्म विच हैड मी इन इट। बस तो मेरा एम थोड़ा नीचे है सर इसलिए छाप छोड़ने की इच्छा कभी हुई नहीं सर। बड़ी अच्छी बात है, मतलब मुझे लगता है अंदर से आपके जहन में एक वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर्वे संतु सुखिना सर्वे बंतु संतु निरामय, कि मेरा तो हो ही जाएगा लेकिन आपका सुखी होना भी जरूरी है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था सनम तेरी कसम री रिलीज में दीपक सर के दांतों वाली स्माइल देखना। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 9 साल उनकी स्माइल मैंने देखी लेकिन दांत नहीं दिखाते थे, वो ऐसे मिलते थे। एक था उनके अंदर रुकावट थी। इस बार सर जब रिजल्ट आया ना, आई सॉ हिम स्माइल फ्रीली। और वो जो कहते हैं ना हग, हम साइड से हग करते हैं जब आप फॉर्मल होते हो तो आप इधर से, छाती वाली जो हग होती है ना सर, वो नहीं मिली मुझे कभी, अब मिली। तो मेरे लिए प्रोड्यूसर के चेहरे पे वो फुल स्माइल, फुल हग, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली। तो अब मतलब ये इतनी बड़ी हिट बनी, अभी चल रही है सारा, अब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई फर्क महसूस हो रहा है? सर लकीली मेरे को कभी किसी ने ना कभी गंदे से बात नहीं करी इंडस्ट्री में पिछले 9 सालों में। सिंपैथी से बात करी सबने मुझसे कि हर्ष काम अच्छा था तेरा, फिल्म भी तेरी अच्छी थी, चली नहीं, कोई बात नहीं। सिंपैथी थी, लेकिन कभी बदतमीजी या कोई गलत तरीके से किसी ने बात नहीं किया कि अरे कोई ऐसी बात जो कठोर बात हो, ऐसा कभी किसी ने। कितने ही तमाम मैं लोगों से मिला हूँ 9 सालों में, तो आज मुझे उसमें कोई चेंज नहीं लगा। वो प्यार पहले भी दिखा रहे थे, आज भी दिखा रहे। एक ही फर्क पड़ा है कि फटाफट फिल्म जो है फॉर्म शेप ले पा रही है कि हाँ ये ऐसा है, ये फिल्म है, इसमें ये है, आप हो, चलो रेडी, हटाओ एक और, ये इसमें ऐसा है, ऐसा है, ये आप हो, रेडी। तो फटाफट पैकेजिंग हो रही है, वो एक फर्क आया है। बाकी सब प्रेम में कोई, प्रेम तो हमेशा किया लोगों ने, पर ये है कि वो अब कॉन्फिडेंस लोगों का, प्रोड्यूसर्स का आ गया कि यार अगर प्रोजेक्ट करेक्ट है तो ये लड़का निकाल ले जाएगा। हाँ तो सर वो वही वाली बात है ना कि आप ड्राइवर हो, है ना, कई बार बोला जाता है कि भाई तुम ड्राइविंग शायद नहीं करी होगी तुमने ठीक से, बट अभी क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई ड्राइविंग तो दिख रही है इसकी, सही है, इसको ढंग की गाड़ी दे दो, गाड़ी में बिठाओ इसको, तो ये यहाँ से कानपुर पहुँचा देगा बस में। तो वही है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक एक्टर की, उतना बेसिक उनको है कि भाई हम अगर इसको सही गाड़ी में बिठाएंगे, ऐसा बस में देंगे जो जिसके नए टायर होंगे और एक्सेल वैक्सेल नहीं टूटेगा, तो ये पहुंचा जरूर देगा वहां तक 20-25 लोगों को बिठा के। इतना, इससे ज़्यादा तो खैर कोई क्या ही गारंटी, मतलब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा क्या होता है। जो साइकोलॉजी आपने सब्जेक्ट लिया, महाराष्ट्र भी टॉप किया, एक एक्टर भी साइकोलॉजी समझने वाला होता है, वो कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझता है, अपने को एक्टर्स की साइकोलॉजी समझता है। तो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी था जिसका वैलिडेशन आपने एजुकेशन से किया है। यस सर, बहुत ओवरलैप है और आप ही समझ पा रहे हैं ये बात, किसी ने इतना नोटिस नहीं किया। क्योंकि एक तो मुझे शुरू से इंसानों में बहुत दिलचस्पी रही है कि इंसान कैसा सोचता है और कैसा करता है और क्या फील करता है। 3 चीज़ें हो गई, एक फीलिंग है आपकी, एक आपकी थिंकिंग है जिसको दिल और दिमाग की लड़ाई बोलते हैं, और एक है आपकी बिहेवियर। 3 अलग चीज़ें हैं सर, ठीक है। तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है मामला, और कैरेक्टर्स को पढ़ने में भी मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि एक्टिंग फील्ड में भी ये काम आता है, और यही चीज़ पढ़ाई में भी मुझे जो है ओवरलैप करती है। तो जब डिसाइड किया कि एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही आर्किटेक्चर के बारे में या किसी की हिस्ट्री के बारे में क्या पढूं, मैं पहले अपने अंदर देख लेता हूँ, अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में कोशिश करता हूँ जानने का। हालांकि इट्स इम्पॉसिबल कि एक कोर्स कर लेके आप कुछ खास जान पाओगे, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो बट आई रियली फाइंड ह्यूमन बीइंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज सुबह जब मैं निकल रहा था इंटरव्यू, मेरे एक मित्र आए हुए हैं, उनसे मिलते हुए आया मैं। उनकी बेटी है कॉलेज गोइंग,
और मैंने कहा नहीं आई हैड टू रश, तो वो लंच के लिए रोक रहे थे, मैंने कहा 1 बजे हर्ष का इंटरव्यू, और उनकी बेटी का जो नज़रिया था, अच्छा हर्षवर्धन राणे, हाँ, मतलब उसका बस नहीं चलता, नहीं तो गन पॉइंट पे मेरे साथ आ जाती। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करते होंगे अब जब आप पब्लिक में निकलते हैं, वो फैंस, वो चाहने वाले। हाँ सर, बट अगेन मैं वही मानता हूँ कि ये डायरेक्टर्स का करा धरा है, और उन्होंने कैरेक्टर कुछ इस तरह से लिखा था कि वो मेरे आई हैव बीन लकी कि आई वाज एट द रिसीविंग एंड। वो होता है ना कि 6 पड़ा लेकिन बैट किसके हाथ में था, उस समय मेरे हाथ में था बाय चांस। तो ये बाय चांस ये बैट मेरे हाथ में था, और ये लेकिन ये 6 मारा किसी और ने सर। तो कैसे लगता है वो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मुझे, तो ऐसा लगता है कि यार इनका प्यार वेस्ट ना हो जाए। इन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया है, पहले दिन ही इतनी ओपनिंग दे दी उन्होंने कुछ 4-5 करोड़ की, फिर अगले दिन 5 करोड़, फिर अगले दिन 6 करोड़, 5, 6, 7 ऐसा आया था वीकेंड। तो ये देखकर मुझे लगता है कि यार इनका जो विश्वास है, और वो भी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो एक्सक्लूसिव कहीं छुपा के रखी है सर, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। जो सारे लॉजिक, अगेन अनदर लॉजिक विच हैज़ बीन डिफाइड बाय द रिलीजेस, कि लोग कहते थे कि यूट्यूब पे अगर आपकी फिल्म का रीमेक भी होगा तो लोग नहीं आएंगे थिएटर, क्योंकि किसी को नहीं आना है थिएटर। ये तो उल्टा हो गया। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार इन लोगों ने जो अपना दिल का एक हिस्सा मेरे को दिया हुआ है, अब उसको मुझे और ज़्यादा संभाल के रखना है, और उसको मुझे और ज़्यादा, क्योंकि उस लड़की ने, बच्ची ने अपने पेरेंट्स के सामने वो एक जो एक्सप्रेशन जाहिर किया, मैं नहीं चाहता कभी जीवन में मैं ऐसा कोई काम करूं कि वो अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा हो जाए, कि उसने आज एक स्टैंड रखा ना कि अरे अंकल आप वहाँ जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ मैं बहुत वैल्यू करता हूँ सर। इसलिए आप मुझे कभी भी किसी ऐसे शो में नहीं देखेंगे जहाँ मैं गालियाँ दे रहा हूँ और कोई मतलब बेइंतहा अनकंफर्टेबल ऐसे शो क्या आपको ना पार्टी में देखते हैं ना कहीं न पेपराजी आप के पीछे लगे रहे। कोशिश यही रहती है कि जो लोगों ने मुझे अपना विश्वास दिया है वो लोग कभी भी शर्मिंदगी ना महसूस करें। ये मेरा वन ऑफ द मेजर एम्स इन लाइफ है। ये पेपराजी से कैसे बचते हो आप? मतलब नहीं बचता हूँ सर, मैं ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ बाहर। बचना तब होता है जब आप जाते हो और छुप जाते हो, मैं निकलते ही ज़्यादा नहीं हूँ सर, तो फिर ऐसा होता नहीं। सो अब ये नई यात्रा में क्या क्या हो रहा है सर? अभी तो मिलाप जवेरी जी की एक फिल्म है, उसके अमूल मोहन जी उसके प्रोड्यूसर हैं, मुश्ताक शेख सर और मिलाप सर ने खुद लिखी है, दीवानियत नाम है उस फिल्म का, और जैसा टाइटल है वैसी ही फिल्म है सर, दीवानियत है उसमें भर भर के। फिर एक उमंग कुमार सर के साथ एक चल रहा है सर, दैट इज़, अब वो सर खुद ही बताएंगे अपने मुंह से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट बहुत ही एक्साइटिंग, चलो इतना बताता हूँ, वियतनाम में शूट है सर, उसकी बहुत ही कमाल लोकेशन है, वर्ल्ड की इकलौती लोकेशन है वो, और वो लोकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन द फिल्म। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट सर। ये 2 अभी हाल ही में शुरू होगी, इसके बाद फिर नवंबर में कुछ और। चलो हर्ष, समय का बंधन आपको भी है, सो प्राउड ऑफ यू, और आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहें, मस्त काम करते रहें, और इतना मुझे भरोसा है कि आपकी ऑनेस्टी कभी नहीं जाएगी। जैसे आप थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। सो गॉड ब्लेस, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छा काम करते रहें। थैंक यू पराग सर, एंड थैंक यू, आपने एक नए एक्टर को हिम्मत दी 9 साल पहले, और आज भी आप अपने शब्दों के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा दे रहे हैं, और ये चीज़ें शायद आप पता नहीं समझेंगे कि नहीं सर, ये बहुत बड़ी वेल्थ है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंडनेस, एंड आई होप आप यही चीज़ बाकी एक्टर्स के साथ भी करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इसकी वैल्यू, और वो आप उनके साथ करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू।